अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 जी हमने स्टार्ट कर दिया है बहुत हैवी हार्ट के साथ। ये खाली तो नहीं है, तकरीबन खाली क्लास, मतलब हाइब्रिड में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, फिज़िकल में भी चले। अच्छा जी, कोई नहीं, अब कल रिज़ल्ट है, फिर जो आगे गए होते हैं वो कभी कभी वापस भी आते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा को आए। अच्छा जी, कल हमने एक्रूवल की डिस्कशन की थी। कोशिश करूँगा 1 घंटा एक्रूवल सिर्फ पढ़ें और उसके बाद कोई 15 से 20 मिनट IS 41 के MCQs कर लें। 40 के, सॉरी सॉरी सॉरी, 41 FR2 में चल रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं जी। तो 1:25 तक छुट्टी करेंगे। आज क्लास ज़रा छोटी होगी, पिछली क्लासेस लंबी हो गई, तो बैटरी चार्ज करते करते मुझे अपनी थोड़ा टाइम लग गया। कल मैंने आपके साथ डिस्कशन शुरू की थी एक्रूवल्स के मुताबिक क्या अकाउंटिंग होती है। हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं बेटा। जो दो बेसिस हैं, बेसिक पिलर्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिनके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते जाएंगे, जो आपको नज़र आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो जिन दो बेसिक पिलर्स के ऊपर खड़ी हैं, उनमें से एक है ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कैश बेसिस हो तो ये शक्ल नहीं रहती, मैं ये कह रहा हूँ। यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की ये दो बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं, जिनके ऊपर हम ये सारी अकाउंटिंग जो करते हैं ना, ये स्टैंड कर रही है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल जो इसमें नज़र आती है, ये दो अजम्पशंस हैं। पहली एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो सीख रहे हैं हम, और दूसरी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। वो भी आपने इंट्रो में शायद डेफिनेशन पढ़ी हो, फिर फ्रेमवर्क के अंदर जाके मैं बता दूंगा। वैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती क्या है? आप ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, नॉर्मल तरीके से चल के ये अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स जनरेट करेगी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कोई ऐसा मसला सामने नज़र नहीं आ रहा जिस वजह से ये बंद हो जाए बिजनेस। ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, फोरसीएबल फ्यूचर में ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो उसी वजह से हम अपने एसेट्स को वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रख कर लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते रहते हैं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिट हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल ही ये नहीं रहेगी, बल्कि वो फिर रियलाइजेबल वैल्यूज़ के ऊपर बनने लग जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर वो ये कहते हैं भाई छोड़ो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और पता नहीं रीवैल्यू, नहीं नहीं नहीं, ये बताओ इस वक्त ये एसेट्स बेच दो तो क्या मिलेगा, इस वक्त लाइबिलिटीज़ को सेटल करना है तो क्या करेंगे। तो वो बात और तरफ निकल जाती है, उसको रियलाइजेबल वैल्यूज़ के ऊपर कहते हैं जी बैलेंस शीट बनने लग गई, जिसमें एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यूज़ बता रहे होते हैं, लाइबिलिटीज़ सेटलमेंट वैल्यूज़ बता रही होती हैं। तो बहरहाल वो नहीं पढ़ रहे हम तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है लेकर चल रहे हैं। हम गोइंग कंसर्न है, इस बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। और दूसरा हम एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, कैश बेसिस नहीं करते। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जी अगर आप लोगों ने लिख लिख के दूसरों से बातें कर ली हैं तो ज़रा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड करना है जब हम खर्चा इनकर कर लें, मतलब इनकर होने पर खर्चे ने रिकॉर्ड होना है, पेमेंट के ऊपर नहीं होना। और खर्चा कब इनकर किया जाता है? खर्चा तब इनकर समझा जाता है जब सर्विसेज की बात करें अगर, तो आपने वो रिलेटेड सर्विस यूज़ कर ली, बिजनेस में उससे फ़ायदा ले लिया, बिजली इस्तेमाल हो गई, एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज इस्तेमाल हो गई, ठीक है, बिल्डिंग, दुकान या मकान या जो दफ्तर जो किराए पे लिया हुआ है वो बिल्डिंग, उसको इस्तेमाल कर लिया एक पीरियड बिजनेस के अंदर, तो इसको कहते हैं कि वो एक्सपेंस इनकर हो गया, सर्विस यूज़ हो गई जिसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप। फ़र्क क्या है एक्सपेंस में और एसेट में? फ़र्क ही यही है, एसेट भी कॉस्ट है और ये सैलरी भी कॉस्ट है। एक्सपेंस है ना दोनों, मतलब कॉस्ट कहना चाहिए, कॉस्ट है, दोनों खर्चे हैं। लेकिन एक खर्चे की नेचर ऐसी है कि जिसका फ़ायदा हम ले चुके, यूज्ड अप, एम्प्लॉय से सर्विसेज ले चुके, बिजली इस्तेमाल कर चुके, बिल्डिंग इस्तेमाल कर चुके, तो एक्सपेंस। और एसेट जिस कॉस्ट को बनाते हैं उसका क्या चक्कर होता है, हमने वो पैसे आज खर्च किए हैं लेकिन सारा फ़ायदा आज नहीं लिया। अगर आज पैसे पे करने पर सारा फ़ायदा आज नहीं आया, फ़ायदा फ्यूचर में आना है, तो ऐसी कॉस्ट को हम एसेट बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करते हैं।
अगर वो IAS 16 है तो उसको डेप्रीशिएट करके एक्सपेंस आउट करते हैं, और अगर एक्रूवल के अंदर हम प्री पेमेंट बनाएंगे तो जैसे जैसे सर्विसेज यूज अप करते जाएंगे वैसे वैसे इसको भी एक्सपेंस करते जाएंगे। तो एक्सपेंस को हमने कब रिकॉर्ड करना है? जब वो इनकर हो, कैश पे हो या ना हो ये रेलेवेंट नहीं है। आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें, एक्सपेंस डेबिट, वो जोन सा भी एक्सपेंस है। पेमेंट हो गई है तो कैश क्रेडिट कर दें, नहीं हुई है तो पेबल, यही तो एक्रूवल बेसिस है, ठीक है। अब एक्सपेंस जो होता है वो अगर आपने इनकर कर लिया है और अभी पेमेंट नहीं की तो ये पेबल बनेगा, लायबिलिटी। और एक्सपेंस जो है अगर अभी आपने इनकर नहीं किया और पेमेंट एडवांस में कर दी है तो ये एक्सपेंस नहीं है ये। तो एक्सपेंस में से दो चीजें निकला करेंगी, प्री पेमेंट और पेबल। पेबल और प्रीपेड। पेबल कब है एक्सपेंस? जब सर्विसेज यूज कर ली, एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई। और प्रीपेड कब है एक्सपेंस? जब आपने पेमेंट कर दिया अभी उसको यूज नहीं किया, उस सर्विस को यूज नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जी हमने बात ये की थी कि अब इंट्रो में बेसिक में आप पढ़ा करते थे, ये वाला लेजर बनता था सबसे शुरू में जब जनरल एंट्रीज आपको सिखाई गई होंगी, बिल्कुल शुरू में तो आपको बताया होगा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होती है एंट्री, और फिर ये एक्सपेंस यहाँ से निकल कर ट्रायल में और ट्रायल से निकल कर P&L में, और फिर अगली दफ़ा इसका ओपनिंग कुछ नहीं होता, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं। तो मैंने कहा कुछ हिसाब से ऐसे भी लिख देते थे इसको, कैरी डाउन लिखने की बजाय P&L। कैरी डाउन का मतलब भी, एक्सपेंस के लेजर के कैरी डाउन का मतलब भी ये होता है कि वो ट्रायल में जाना है और वहाँ से P&L में जाना है, ओपनिंग फिर भी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन चलो ये कहाँ चला जाता है? P&L के अंदर। ये एक्सपेंस का लेजर होता था। फिर अगर पेबल होता है तो आपने बचपन में पढ़ा था जी, पेबल जो होता है उसका क्लोजिंग जो है वो डेबिट साइड पे नजर आएगा, और अगर प्रीपेड है तो उसका एसेट होता है, उसका क्लोजिंग। तो अब ये तीन अलग अलग अकाउंट्स की बजाय एक, तीन अलग भी बन सकते हैं, लेकिन हम जिस अप्रोच को फॉलो करेंगे दोनों ही अलाउड हैं। आई के अपने दोनों अपनी किताब में लिखी हुई हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेज हैं, ठीक है। कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम अपने सारे FAR 1 के अंदर, बल्कि आगे आप FAR 2 के अंदर भी देखेंगे, हम इस सिंगल अकाउंट अप्रोच के साथ चलेंगे। ईजी है, जल्दी काम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब तीन अलग अलग अकाउंट्स की बजाय एक्सपेंस का एक कंसोलिडेटेड लेजर बन जाएगा। इसी एक्सपेंस के अंदर हम पेमेंट भी लिखेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री। इसी के अंदर प्रीपेड या पेबल है तो वो भी नज़र आएगा, और इसी में ही P&L वाली जो एक्सपेंस की फिगर होती है वो नज़र आएगी। ये तीनों हमने इकट्ठे कर लिए। फिर हमने ये बात की थी कि एक्सपेंस कब प्रीपेड है कब पेबल है। तो मैंने कहा था 2022 में खड़े हो जाओ, 2022 में खड़े होकर क्लोजिंग डेट पर बताओ कब कोई एक्सपेंस पेबल होगा। जब आपने 22 में सर्विसेज यूज अप कर ली लेकिन पैसे आप पे करोगे 23 में, तो 22 के एंड पर क्लोजिंग डेट पर ये क्या बन गया? पेबल। तो पिछले पीरियड के एंड पर भी ऐसा ही हो सकता है, तो वो क्लोजिंग पेबल पिछले पीरियड का, इस पीरियड का ओपनिंग पेबल। 22 में खड़े हैं, कैश 22 में पे कर दिया, सर्विसेज आप कहीं यूज करेंगे जाके 23-24 आगे, ठीक है। तो 22 में ये जो कैश पे किया ये क्लोजिंग डेट पर आपका एसेट है, प्री पेमेंट है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग प्रीपेड एसेट साइड पे नजर आएगा। और पिछले पीरियड में अगर को आपने कैश पे किया था जिसके अगेंस्ट सर्विस नहीं ली थी, तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग इस पीरियड में ओपनिंग प्रीपेड होगा। तो ये लेजर हमारा बना था, ठीक है। ये थोड़ी सी बात हमने इस तरह से ये यहाँ से पढ़ी थी, आपने घर पे जाके ये लिख ली होगी मुझे पता है, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड क्या है? एसेट। अब इसके अगेंस्ट कैश नहीं आना, एसेट है। जैसे डेटर होता था वो क्या होता था? वो भी एसेट था, लेकिन वो क्या होता था? बचपन में सीखा ना हमने कि राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है। ये राइट टू रिसीव कैश नहीं है, हाँ, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है, तो ये भी एक एसेट होता है। और पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी टू पे कैश, हाँ ये पे कैश ही है, तो लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर, ठीक है। नॉर्मली इनको करंट लायबिलिटी में रखा जाता है, इनको करंट एसेट्स में रखा जाता है, लेकिन नॉर्मली बोला अगर आपने, मैंने आपको कहा था मिसाल के तौर पे आपने अगले 5 साल का किराया जो है वो एडवांस में पे कर दिया है, तो क्लोजिंग डेट पर जो प्री पेमेंट है वो कोई करंट नहीं है, ना सारी नॉन करंट है। जो अगले 12 महीने में आपने यूज कर लेनी है सर्विस वो करंट, बाकी तो ये बाइफर्केशन भी करनी की जरूरत पड़ने पर पूरे FAR 1 में करनी पड़ेगी। 2-3 टॉपिक्स के अंदर ये काम आना है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ कहानी थी जी हमारी टोटल। इसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? चले तो फिर सवाल शुरू करते हैं। अब हमने एक्रूवल का जो सवाल करना है
उस एक्रूवल के सवाल के अंदर हम स्टेप्स बना लेंगे, जैसे डिस्पोजल के हमने स्टेप्स बनाए थे, तो डिस्पोजल के स्टेप्स बन गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा जब उनकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर एक्सचेंज भी उसी में घुसा लिया और फिर स्टेप्स हम लिख के, बस पहले दिन थे 2-3 दिन बोलते भी रहे थे, उसके बाद फिर ज़बानी कलामी हमारा काम ऑटो पे लग गया था। बिल्कुल ऐसे ही आज हम ये स्टेप्स बना लेंगे, छुट्टी करने वालों के ये स्टेप्स बनेंगे ही नहीं। अब ये मैंने आपको कहा था आलू ना सही मटर ज़रूर है, तो ये भी हर जगह आपको नज़र आएगा एक्रूवल, तो फिर परेशान होंगे छुट्टी वाले, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टेप्स पहला क्वेश्चन यही करते हैं, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन चलें आसान से ही बुनियाद डाली जाती है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले हेडिंग दें स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूवल क्वेश्चन। एक्रूवल जो है वो इनकम का भी होता है, एक्सपेंस का भी होता है, लेकिन हम एक्सपेंस का सीख के टिका के उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। कल की छुट्टी है रिजल्ट वालों की, आपकी नहीं, मतलब आप वैसे कर लेंगे याशी, ठीक है। परसों जब आप आएंगे तो हम हाफ लेक्चर दोबारा से एक्सपेंस के ऊपर लगा के उसको मजीद पक्का कर लेंगे, और फिर आखिरी जो हाफ होगा लेक्चर का उसमें हम इनकम पे जाएंगे। जिसका एक्सपेंस मजबूत है, इनकम उसी के उलट हो जानी है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमारे जो टॉपिक्स आगे चलने हैं करीब करीब, उनमें सबसे पहले रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आएगा, करेक्शन ऑफ एरर, उसमें इसने आना है, या ये बोरिंग कॉस्ट के साथ टच होना है, या गवर्नमेंट ग्रांट के साथ जब आना है तो इनके अंदर ये रिवाइज होते चले जाएंगे। फिर कैश फ्लो के अंदर और एनपीओ के अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट ने लाजमी होना होता है, ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो इन 2-3 टॉपिक्स में इसने यूज़ होना है और आगे इसकी एडजस्टमेंट भी आ रही होती है। तो सवाल नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 64 है। अच्छा जी, अब जहन में क्या है, एक्रूवल का सवाल हम एक अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है, और उसमें जहन में रिजल्ट है, आपका कहाँ रिजल्ट है, 2-4 बच्चों का होगा जी। तो जहन में क्या है, हमने एक अकाउंट बनाना है। अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट लिख देंगे। मैं एक्सपेंस इसलिए नहीं लिखूंगा, चलो आपको समझाने के लिए लिख भी दूंगा ताकि आप समझ लें, लेकिन उसूली तौर पे एक्सपेंस लिखना उसके ऊपर सही नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर पेमेंट भी है, उसी के अंदर प्रीपेड भी है, उसी के अंदर पेबल भी है, तो उसूली तौर पे सिर्फ रेंट लिखना चाहिए। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप वर्किंग है ना, वर्किंग है, छोटा सा एक्सपेंस लिख भी दें तो खैर है, ताकि समझने में आसानी रहे कि शक्ल ऐसी बनेगी। एक्सपेंस डेबिट होगा कैश की पेमेंट के वक्त, क्योंकि कल को जब इनकम का लेजर बनना है तो इनकम तो उलट हो जाती है। इनकम का लेजर जो होगा उसमें कैश डेबिट, तो इनकम का लेजर क्रेडिट, बचपन की तरह से, ठीक है। तो इसलिए चलो अभी एक्सपेंस हम लिख लेंगे, ओके। करा लो जाने, करा लो, एक 25 में छुट्टी दे दूंगा आज, अभी बस 1 घंटा 25 मिनट और पढ़ना है आपने, ठीक है, फ्रेश होके पढ़े, ओके जी। तो सर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 मंथ्स। अच्छा, अब ये जो बेसिक सी एग्जांपल थी ना, ये ऐसे बनी थी, ज़बानी नहीं बनाता बंदा भाई बच्चों, 1 महीने का, अगर वैसे होता नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन चलें सीखने के लिए अज्यूम किया 1 महीने का बिल 100 है तो पूरे साल का बिल 1200 होना चाहिए, ठीक है ना। अब नॉर्मली होता क्या है कि हर महीने का बिल उससे अगले महीने में पे हो रहा होता है, ठीक है। अब ये शायद सर आसिफ ने इसी साल में कनेक्शन लगवाया होना है, ठीक है, इसलिए ओपनिंग की बात नहीं होगी। लेकिन इस साल में सर आसिफ ने 11 महीने का बिल पे किया 1100, और 100 रुपये का दिसंबर के महीने का बिल जो है वो अभी भी पेबल है। तो अब ये तो ज़बानी पता लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल सवालों के लिए बुनियाद यहीं से डलेगी ना, तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला लेजर मैं फुल फ्लैज बनाऊंगा, हालांकि उसमें सारी चीज़ें नहीं भी होंगी, लेकिन मैंने वो 6 की 6 चीज़ें लिखनी है। ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, कैश और पीएनएल, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले सवाल में अगर आपकी इजाज़त हो गई तो छोड़ देंगे, वरना एक दफ़ा और कर लेंगे जहाँ तक कि ये याद हो जाए। उसके बाद जो सवाल में चीज़ें हुआ करेगी सिर्फ वही लिखा करेंगे। अगर पेबल हो सिर्फ पेबल लिख लेंगे जब नक्शा बन जाएगा। ये नक्शा दिमाग में होना चाहिए, बस ये नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके जी। अब लेजर बनेगा, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। हम तो इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाएंगे एक ही, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर हम छोटा सा एक्सपेंस लिख देंगे, खैर कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, असल तो इसका नाम क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, लेकिन पता लग जाए हमें स्टेप्स लिखते हुए कि एक्सपेंस है या इनकम है, हम छोटा सा एक्सपेंस लिख देंगे, कोई बात नहीं।
मुझे बस कोई ये ना कहे सर ये तो एक्सपेंस का लेजर नहीं है, इसमें प्रीपेड पेबल भी आ रहा है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने गोलदारा भी लगा दी, एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, लिख लेना, आप भी लिख लेना। ओके, बस उसको कबूल कर लेना कि एक्सपेंस में प्रीपेड पेबल पड़ा है। ओके, अब स्टेप्स हेडिंग बना ली, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चन। नंबर 1 स्टेप लिखें, स्टेप नंबर 1 लिखें। ये भी वैसे मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं, लेकिन पहले आप लिखें फिर देखते हैं। लिखें, वी विल राइट ओपनिंग, वी विल राइट। कैलकुलेट नॉर्मली करना नहीं पड़ता, पर कभी करना पड़ भी सकता है वर्स्ट केस सिनेरियोज में, इसलिए स्लैश डाल के कैलकुलेट लिख लें, लेकिन नॉर्मली करना नहीं पड़ता। तो पहला स्टेप क्या है, वी विल राइट स्लैश कैलकुलेट ओपनिंग। कैलकुलेट बहुत कम चांस, नॉर्मली गिवन होता है ओपनिंग, ठीक है। तो वी विल राइट ओपनिंग, फुल स्टॉप। स्टेप 2, एक मिनट आप स्टेप्स लिखते जाएं, मैं यहां पे परफॉर्म करता जाता हूं सवाल में, उसके बाद फिर आप बाद में सवाल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सही है ना, ताकि आपके स्टेप्स के बाद जो जगह जो खाली हो उस पर आप सवाल करें जी। तो यकम जनवरी, साल कौन सा है, साल नहीं गिवन, चलो कोई बात नहीं। तो साल के पहले दिन ओपनिंग पेएबल अगर होता तो वो किस तरफ आता, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड, ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग पेएबल क्रेडिट साइड पे आता। क्या सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है ओपनिंग पेएबल है? क्या कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे पता लगता हो कि ओपनिंग पेएबल निकल सकता है? कोई ऐसी बात लिखी होती कि हर साल पिछले 10 साल से ये कनेक्शन लिया हुआ है और हर महीने का रेंट हर महीने का बिल अगले महीने पे होता है, तो फिर हम कोई अजम्पशन की तरफ जाते हैं कि इसका मतलब पिछले महीने का दिसंबर भी इस पिछले साल के दिसंबर भी इस पिछले साल के एंड पे नहीं होगा तो ओपनिंग है। ऐसी कोई बात सवाल में नहीं है ना, तो खुद से बेलने में बाजू नहीं दे लेना। ओपनिंग नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अज्यूम करो ये इसी साल सर ने नया कनेक्शन लगवाया। ओके, तो ओपनिंग पेएबल अगर होता तो इधर होता, नहीं है तो नहीं है। पर मैं आज क्योंकि पहला सवाल है तो लिख रहा हूं, ओपनिंग पेएबल है जी, नहीं। अच्छा, ओपनिंग प्रीपेड है, अच्छा वो भी नहीं है। चलो, तो स्टेप 1 क्या है, वी विल राइट ओपनिंग। नहीं है तो 0 लिख दिया। पर्चे में फिर प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो फिर लिखना ही छोड़ देंगे जब नहीं होगा तो। स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। आगे ब्रैकेट में लिखें अंधाधुंध, अन्नेवाह। वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 2 जब खत्म हो उसके आगे ब्रैकेट में यूं लिखें अंधाधुंध। ना समझ आए तो लिखें अन्नेवाह। पश्तो वाला को बैठा है, पश्तो वाला, हाँ, अंधाधुंध को पश्तो में क्या कहते हैं? कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, होता क्या है? अंधाधुंध जो तुम लोग फायरिंग कर देते हो, ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग, आंखें बंद करके हवाई। अच्छा, मैं अंधाधुंध ही लिख लो, ठीक है। ओके जी, इसकी अंग्रेजी मुश्किल वाली मैं दिखा देता हूँ, वो तस्वीर ले लेना, दिल करे तो घर जाके वो वर्जन नोट कर लेना। मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट से शॉर्ट बात करके दिमाग में ज़्यादा बैठे, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, हमने कैश रिकॉर्ड करना है, और कुलिये की बात क्या है, अंधाधुंध। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल दूंगा, लिखना हो तो लिख लेना। पहले सुने, मतलब हमने अपने इस साल के अंदर अगर कोई पेमेंट की है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, और पेमेंट रिकॉर्ड करते हुए हमने ये नहीं देखना कि ये कितने अरसे की है, ये 1 महीने की है, 1 साल की है, 10 साल की है, 50 साल की है। बात समझ आई? मतलब पेमेंट ये देखना ही नहीं है कि ये पेमेंट पिछले साल की है, इस साल की है, या अगले कई सालों की है, हमारे साल में है। आंखें बंद, अंधाधुंध, रिकॉर्ड। तो कैश का स्टेप 2 क्या है, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब आगे अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिखो while recording cash, while recording cash we will ignore, while recording cash। देखो ना कितनी अच्छी उर्दू में समझ आ गई थी बात। अब खाम खां अंग्रेजी लिखेंगे। while recording cash we will ignore the period covered by the payment। We will ignore the period covered by payment, period covered by payment। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, एक और छोटी सी लाइन लिखें, फिर अब लिख ही रहे हैं तो, if payment is made
इन आर पीरियड। अच्छा, अब यही बात है ना, कल को इनकम पे लगानी है मैंने, तो फिर वो रिसीव्ड खुद ही समझ लेना, ठीक है ना। स्टेप्स यही, बस ये मैं एक्सपेंस वाले लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, सेम ही है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? इफ पेमेंट इज मेड इन आर पीरियड, अगर हमारे पीरियड में पेमेंट हो गई है, इफ पेमेंट इज मेड इन आर पीरियड, रिकॉर्ड इट ब्लाइंडली। अंधाधुन, रिकॉर्ड इट। वो ब्लाइंडली ना लिखो, अच्छा नहीं लगता, कल को देखा कहेगा यार ये कैसी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है जी। रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड इट, ओके, सही है। अब मैं अपने सवाल की तरफ आया। सर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100। अब हमें क्या, पेमेंट रिकॉर्ड करते हुए हमने नहीं देखना ये किस अरसे की पेमेंट है, हमारे पीरियड में पे हो रही है तो हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमारे पीरियड के अंदर ये कैश आउटफ्लो है। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश पेमेंट की, एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक्सपेंस का नाम पर लिखा हुआ है, एक्सपेंस डेबिट की हो गया तेनू भाई, डेथ पड़ गई थी इसको। एक्सपेंस डेबिट, एंट्री लिखने का तरीका पता है ना, पीपी में भी सिखाया था। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दिमाग में जी। डन, 2 स्टेप्स हो गए। लेकिन स्टेप 3, स्टेप 3 लिखें, वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट स्लैश रिकॉर्ड, नहीं एक मिनट, वी विल ऊपर क्या लिखा था? वी विल राइट, राइट ये वाला नहीं था, राइट WRITE होता है, ये RIGHT लिखा हुआ तूने है, वी विल राइट, शुक्र है मैंने देख लिया है। अच्छा, वी विल कैलकुलेट स्लैश राइट WRITE, वी विल कैलकुलेट स्लैश राइट क्लोजिंग फुल स्टॉप। ये उलट नहीं कर दिया मैंने, ओपनिंग के वक्त मैंने क्या बोला? वी विल राइट या कभी कभी कैलकुलेट ओपनिंग, क्योंकि वहां कभी ऐसा होगा कि ओपनिंग निकालना पड़े, वरना गिवन होगा। क्लोजिंग में कभी होगा कि आपको गिवन हो, जैसे इस 1-2 सवाल में होगा शुरू वालों में, वरना ऐसा मुमकिन नहीं होगा, आपको हर बार कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो जरा ऐसी मैंने थोड़ा सा फनकारी लगाई, ठीक है। वी विल गोली कराई नो जी, वी विल कैलकुलेट, या अगर गिवन हो तो वी विल राइट क्लोजिंग फुल स्टॉप। अब आगे, पहले उर्दू वर्जन फिर अंग्रेजी लिखना। उर्दू वर्जन क्या है? जब हमने, पहले सुन लो, जब हमने क्लोजिंग निकालना है ना जी, तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा साल है, ठीक है, ये है हमारा साल, ठीक है। बार बार छेड़ रहा है मुझे, ठीक है, ये आपके साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं तुंदी ये बाद मुखालिफ से नहीं घबराता, मैं को आपकी तरह एरोप्लेन हूँ जी कि घबरा जाऊँ। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, बस ये ध्यान में रखो, ठीक है। राइट कभी कभी होता है, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब क्लोजिंग निकालते हुए ना आपने पेमेंट को पकड़ना है और उसकी रेंज को चेक करना है। अगर तो पेमेंट मिसाल के तौर पे हुई और उसकी रेंज गिर गई हमारे साल के एंड होने से थोड़ी सी पहले, तो इसका मतलब ये पेमेंट ने हमारे पूरे साल को कवर नहीं किया, तो क्लोजिंग डेट पे कुछ ना कुछ पेएबल निकलेगा। समझ आती है? और अगर आपने पेमेंट की रेंज चेक की तो पेमेंट की रेंज हमारा साल का सीना चीरती हुई आगे निकल गई, तो आप समझ जाओगे कि पीरियड के एंड के ऊपर ये क्लोजिंग में प्रीपेड होगा। पीरियड अगला है, पेमेंट हमारे पीरियड में होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे जी? क्लोजिंग निकालते हुए, पहले उर्दू दोबारा पक्की करें, क्लोजिंग निकालते हुए क्या करेंगे? पेमेंट की रेंज चेक करेंगे। अगर तो पेमेंट हमारे पीरियड से पहले दम तोड़ गई, उसकी रेंज हमारे पीरियड से पहले दम तोड़ गई, तो मतलब क्लोजिंग डेट पर कुछ ना कुछ पेएबल। और अगर वो हमारे पीरियड से भी आगे की पेमेंट हो गई है, हमारे पीरियड में हो गई है, तो क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड। सिंपल, इंट्रो में सीखा हुआ है ना, ठीक है। तो लिखें, कैसे लिखवाऊं? वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग, वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग
वी विल, पहले वाली नकल कराओ ना, इग्नोर लिखा था, वी विल चेक द पीरियड कवर्ड बाय लास्ट पेमेंट, लास्ट भी लिख लो, अगर मल्टीपल पेमेंट्स हो रही हैं तो आखिरी को पकड़ के देख लेना, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग, और अगर एक ही पेमेंट हुई तो फिर वही होगी, वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग वी विल चेक द पीरियड कवर्ड बाय द पेमेंट, बाय लास्ट पेमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अब आगे लिखें, इफ रेंज ऑफ पेमेंट एंड्स बिफोर ईयर एंड, पीरियड एंड लिखना, ईयर जरूरी नहीं है, महीने के भी अकाउंट्स बन सकते हैं, 6 महीने के भी बन सकते हैं, क्वार्टर के भी बन सकते हैं, तो इफ रेंज ऑफ पेमेंट एंड्स बिफोर पीरियड एंड देयर विल बी क्लोजिंग पेएबल, इफ रेंज ऑफ पेमेंट, उधर ही मेरे साथ तो नहीं आए, जरूरत नहीं है, इधर है, इफ रेंज ऑफ पेमेंट एंड्स बिफोर द पीरियड एंड, इफ क्या लिखा, मुझे नकल करने दो यार, रेटा भूल जाता है ना, इफ रेंज ऑफ पेमेंट एंड्स बिफोर पीरियड एंड देयर विल बी क्लोजिंग पेएबल, एंड इफ रेंज ऑफ पेमेंट क्रॉसेस द पीरियड एंड, ऐसी अब अंग्रेजियां लिख रहे हो, सही था, बस सिर्फ उतना स्टेप, पर नहीं, लाइन के बैगर्स भी तो बनना है ना, बट इफ range of payment crosses the period and there will be closing prepaid, अंग्रेजी यूं करके बोले तब अंग्रेजी होती है ना, but and if range of payment crosses period and then there will be क्लोजिंग प्रीपेड। अब क्लोजिंग पेएबल लायबिलिटी होती है, क्लोजिंग प्रीपेड मिसाल से समझाता हूं, इधर देखो, हमने मिसाल के तौर पे, हमारा सवाल डिफरेंट है, मैं यहां डिफरेंट बना रहा हूं, हमने 1 मार्च को एक दुकान किराए पे ली और उसका किराया हमने 6 महीने गुजरने के बाद, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त पे पहले 6 महीने का किराया दिया, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 6 महीनों का इधर जाके देना था। अब मैंने कहा क्लोजिंग पेएबल निकालते हुए अपने साल की आखिरी पेमेंट को पकड़ो, पेमेंट ही एक हुई है, इसकी रेंज चेक मारो, वो जी साल से पहले ही दम तोड़ गई, इसका मतलब ये 4 महीने जो हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्लोजिंग डेट पर पेएबल होंगे, अनलेस को वो ये कह दें हमने दुकान ही इस दिन खाली कर दी है, ऐसा थोड़ा ही होना है, वो तो दुकान तो अब चल रही है यूज़ में, ठीक है। और अगर दूसरी सिचुएशन बने, हम किराया देते हैं एडवांस में, तो हमने 1 मार्च को किराया दिया 6 महीने का, फिर हमने 1 सितंबर को किराया दिया फिर 6 महीने का, अब अच्छा एक पेमेंट भी हो सकती थी, पूरे साल का यहाँ किराया दे दिया, तो इस सूरत में भी ये किराया जब आप चेक करते इसकी रेंज, तो हमारे साल से भी अगला अरसा कवर हो रहा होता, तो हम कहते हैं क्लोजिंग डेट पर ये क्या है, प्रीपेड, ठीक है ना। ये इस तरह से सवालों के अंदर होगा। तो फिलहाल तो सिंपल सवाल है, हमारे सवाल के अंदर क्या बताया गया, द बिल ऑफ 100, मतलब उन्होंने खुद ही बता दिया, द बिल ऑफ ₹100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेएबल, ओइंग, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ये सारे नाम बताए थे आपको कल, डिफरेंट ये यूज होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमें गिवन था, हमने जस्ट राइट करना है, ठीक है। तो स्टेप 3 वी विल राइट क्लोजिंग डेट पर 100 रुपये के बिल के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये पेएबल है तो क्लोजिंग में लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्लोजिंग हो तो किस तरफ लिखी हुई मिलेगी आपको, तो क्लोजिंग पेएबल कितना आ गया, 100 रुपया, ठीक है जी। तो आपके 3 स्टेप्स पूरे हो गए। अब आपकी क्या चीज़ मिसिंग है, क्लोजिंग तो आ गया भाई, क्लोजिंग प्रीपेड कोई नहीं है, ये लो सवाल में कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ, चलो पहला दिन है, ये लो क्लोजिंग प्रीपेड कोई नहीं है। क्या चीज़ आपको मिसिंग सी लग रही है इस लेजर में, आपके दिमाग में ये नक्शा होना ज़रूरी है, आपको कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें से, सारी चीज़ें ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग गिवन, कैश गिवन, या निकाल लिया हमने, मिसिंग एलिमेंट क्या है,
जो P&L में एक्सपेंस की फिगर जाती थी, तो फिर वो क्या कर लो, बैलेंसिंग निकाल लो। क्या कर लो? अब ये स्टेप्स में मैं जरूर चौथा स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन आपको सवाल का डाटा ये बताया करेगा कि बैलेंसिंग क्या निकालना है। चार चीजें हैं ना, चार, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और पेड। सौती हालात को खामोश कराएं। ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और पेड। तो अगर ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस गिवन, तो पेड बैलेंसिंग निकाल लोगे। कैश फ्लो के टॉपिक में ये करना पड़ेगा, वहां कैश फ्लो बनानी होती है, कैश मिसिंग करता है, ठीक है। एनपीओ कर रहे होगे तो वहां पर कैश दे देगा, एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग मिस करवा देगा कोई एक, चाहिए सारे होते हैं। क्लोजिंग ने बैलेंस शीट में जाना है, ओपनिंग ने भी यूज होना होता है एनपीओ के टॉपिक में, ओपनिंग फंड निकालते हुए। तो ये चार चीजें हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश। इन चार में से तीन का डाटा देगा या गिवन करेगा, चौथी बैलेंसिंग निकाल देंगे। फिलहाल तरतीब यही चली, मैंने चौथा स्टेप इसको लिखना है अब कि बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगी। लेकिन अगर आपको पीएनएल वाली फिगर दे दे या उसके कैलकुलेट करने का डाटा दे दे, तो उसको पहले निकाल के आप क्लोजिंग भी बैलेंसिंग निकाल सकते थे, ठीक है। चार में से कोई एक फिगर मिसिंग हो वो बैलेंसिंग निकल आएगी। लेकिन फिलहाल अपनी तरतीब में अब चौथा नंबर इसी का आ गया, तो लिखो स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी taken to P&L as an expense, या यूं भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस विच विल बी टेकन टू P&L, जैसे दिल करे। ऐसे मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस, जो पूरा लिखना है तो रेंट एक्सपेंस, लेकिन वो जरा जनरल रहे तो सही है, और भी एक्सपेंस आते हैं। बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस विच विल बी टेकन टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब वो कल अगर इनकम का हाफ लेक्चर के बाद स्टार्ट करूंगा मैं, तो उसमें बेटा फिर अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगे। मैं ओपनिंग क्लोजिंग समझा दूंगा, कैश रिसीव करना है, पे नहीं करना, ठीक है, और एक्सपेंस नहीं, इनकम P&L में जाएगा, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे। फिलहाल तो स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर, आज हमारे सवाल के डाटा के हिसाब से ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश दे दिया तो बैलेंसिंग क्या निकल आई। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी एंट्री भी सिखाऊंगा। वो एंट्री जो है वो करेक्शन ऑफ एरर में यूज होगी, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका अभी IAS 23 में, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड या पेएबल वाला चक्कर चलता है। फिर यही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ग्रांट में, उसके अंदर आपकी ग्रांट इनकम इकट्ठी रिकॉर्ड होनी है या आहिस्ता आहिस्ता होनी है, वहां पे लगता है। उसके बाद कैश फ्लो के टॉपिक में ये कैश गायब कर देगा, निकालना पड़ा करेगा, वहां पे भी यही लेजर बनेगा। फिर एनपीओ के टॉपिक में एक्सपेंस मिसिंग कर देगा दूसरा डेट देकर, वो आपको बनाकर निकालना पड़ा करेगा। ये सारे टॉपिक्स के अंदर इस एक्रूवल ने ऐसे ही चलना है। तो कहीं पे भी किसी भी तरह से इसको हम रीअरेंज कर लिया करेंगे अपने इन 4 स्टेप्स को। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है, इस लेजर को जब कंबाइंड लेजर अप्रोच से चल रहे हैं तो 4 चीजों पर ये मुश्तमिल होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश पेड या एक्सपेंस। और अगर इनकम का लेजर तो ये 4, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश रिसीव्ड और इनकम। तो 4 में से कोई 3 देगा या उसका डाटा देगा, चौथी बैलेंसिंग निकल आएगी। तो किसी भी टॉपिक में हमें कोई भी चीज, सारी चीजें चाहिए होती हैं हमें एक बिजनेस के अंदर, ये चारों चीजें हमें चाहिए होती हैं। कोई भी मिसिंग हो तो हम उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर, आज मेरे सवाल के हिसाब से तो P&L वाली फिगर निकली, तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये मैंने क्या किया जी, बैलेंसिंग निकाल लिया आज, और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम एक्सपेंसेस P&L में ही जाते हैं ना, तो P&L वाली फिगर आ गई हमारे पास। कितनी जी, ये मैंने आपको वैसे ही ज़बानी बताया था कि जब ये एग्जांपल सादा सी लिखी जा रही थी ना, तो जहन के अंदर क्या था, 100 रुपया एक महीने का बिल, तो फिर साल का 1200 होना चाहिए, ऐसा ही है ना। अब डाटा ऐसा था कि वो 1100, बचपन वाली बात करते अगर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो सिर्फ 1100 का एक्सपेंस बुक होता, जबकि होना क्या चाहिए था। अब वो जो एक्रूवल की एंट्री हम करते हैं ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, अगर आप गौर फरमाएं तो वो एंट्री इधर हुई पड़ी है, लेकिन हम ये एंट्री करेंगे नहीं। मैं सिखाऊंगा जरूर करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के लिए, लेकिन फिलहाल आपने ये मैकेनिज्म सीखना है। ये जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं ना 4, इसमें ये जो हम क्लोजिंग को लिखते हैं, देखने के बाद पेएबल है तो इस तरफ, प्रीपेड है तो इस तरफ, दरअसल ये हम एक्रूवल की एंट्री पास कर रहे होते हैं। आप जरा डीप डाउन जाकर देखें तो एंट्री क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर डेबिट और ये पेएबल क्रेडिट, तो दरअसल ये एंट्री डायरेक्ट हो रही है। इसका एक और तरीका बताता हूं, लेकिन फिलहाल करेंगे यूज नहीं, ठीक है। अंधाधुन हटो जरा। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता है हमारा फेवरेट काम ही क्या है,
अभी तो टेस्ट में भी आएगा। इस हफ्ता जो जो ये रिजल्ट वाला हफ्ता है ना, इसमें मैंने इनको कहा असेसमेंट इन्होंने प्लान की हुई थी, मैंने कहा असेसमेंट आगे कर दें। आपका तो मसला नहीं था, बाकियों का था ना, जिनका रिजल्ट होता है तो वो ज़रा जो भी उनका जो कटाकटी निकलना है वो आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर असेसमेंट अगले वीक में होगी, तो उसके अंदर मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स आप बनाएंगे, क्योंकि आईकेप को बहुत पसंद है। एक तो कस कस के सवाल पूछना यानी डिस्कस करवाना, दूसरा एक्सट्रैक्ट्स बनवाना। आपको आदत होती है जनरल एंट्रीज लेजर शौक से बनाते हैं, नोट शोट तैयार कर लेते हैं और पर्चे में एक्सट्रैक्ट्स आ जाते हैं। सर पेपर ही नहीं हुआ, सर उसने एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए थे, भाई ने एक्सट्रैक्ट्स क्या को आसमान से आने थे, वही पढ़ा हुआ ही होता है। तो उसकी भी हम आपको पता है हर टॉपिक के अंदर हम लाजमी जो काम करते हैं वो क्या है, एक्सट्रैक्ट्स। तो जो विटामिन प्रोटीन इंट्रो के अंदर कम रह गई थी वो यहाँ पे हम पूरी करते जाते हैं, ठीक है ना जी। तो पीएनएल के अंदर क्या जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1200, एक्सपेंस भी लिखें सर, अच्छा जी 1200 ब्रेक एक्सपेंस लिखा तो हुआ यार, चलो। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मतलब बस रेलेवेंट, बाकी तो सारा बिजनेस चल ही रहा होगा, कैपिटल ये घर से लाए होंगे, फिर कहीं जाकर ये बिजनेस शुरू हुआ होगा, फिर सारी कहानी तो अपनी जगह होती है, हम तो सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा बोलना बंद कर दें जो बच्चे बोले जा रहे हैं प्लीज़, वरना क्लास छोड़ दें। और लायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, आपको बचपन में साथज़ा कराम ये बताते होंगे ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है, याद है? नहीं बताया होगा तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली पेड की होती है। मैं आपको यहाँ पे वो ट्रायल भी दिखाऊंगा जिसमें पेड की फिगर नहीं भी होती, इंशाल्लाह देखेंगे। मैं कहा ना सारी विटामिन प्रोटीन की कमियाँ पूरी करेंगे, फिलहाल तो ज़रा बुनियाद बना लें। मैं बिल्कुल आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका, जो ओनली 100 जितनी आपको इंट्रो की ज़रूरत FR 1 में होगी वो मैं खुद पढ़ाऊँगा, इसलिए परेशान नहीं होना। बच्चे कहते हैं क्लास में सर इंट्रो पढ़ी नहीं हुई, एग्जाम थी, वैसे एग्जाम पढ़ के ही होती है, लेकिन चलो कोई AFC वाले दाने भी फिर रहे होने ने एक अद्धा हाले भी नहीं आप, चलो शुक्र। वो भी एक खौफनाक ख्वाब था वो 2 अटैम्प्ट्स, जब बच्चा एग्जामिशन इंट्रो की लेके आ गया था FR 1 में, बस फिर हर बात करते थे तो ऐसे जैसे ऊँट को रिक्शे में बिठाना, इंट्रो पढ़ी ना होता FR 1 जी। अच्छा जी, इसका एक और तरीका भी है जो फिलहाल नहीं लगाएंगे, लेकिन देखें पीएनएल के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेके जाना होता है, ठीक है जी। और आपको सवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो पे हुई है वो 1100 है, और बाद में जाके पता लगा 100 रुपये अभी पे नहीं हुआ, पेएबल है, तो आपने उसकी एंट्री क्या सीख रखी है, एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ाओ, और पेएबल बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट, तो पेएबल भी बढ़ाओ। अब पेएबल और तो को पढ़ा नहीं था, तो ये 100 ही क्या आ गया पेएबल, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करो तो 1200 और 100 वही बन रहा है। लेकिन चूंकि हम सिंगल अकाउंट अप्रोच से चल रहे हैं तो हमारा अकाउंट ही हमें एक्सपेंस भी बता देता है, और हमारे अकाउंट में ही क्लोजिंग को देख के हम पहले दिन ही बता दिया था ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के अंदर। अगर चुप हो नॉर्मली ये करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में जाते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन हम फिलहाल इस अप्रोच को नहीं लगाएंगे। वैसे ये एंट्री नज़र आई आपको, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस को बढ़ाओ और पेएबल क्रेडिट पेएबल को भी बढ़ाओ, तो ये एंट्री आपके सामने है। यही एंट्री किए बगैर हमने अकाउंट से ये काम किया था, तो अगर अकाउंट बनाया तो फिर ये एंट्री नहीं करनी, ये एक काम एक वक्त में करना है। अब सारे टॉपिक्स के अंदर अकाउंट ने यूज़ होना है, सारे टॉपिक्स के अंदर करेक्शन ऑफ एरर के अंदर एंट्री ने भी यूज़ होना है, इसलिए मैं एंट्री भी साथ साथ बोलूँगा ज़रूर, सिखाऊंगा भी ज़रूर, लेकिन फिलहाल नहीं, अभी बेसिक्स की भी बेसिक्स हैं, ठीक है। डन, ये एंट्री हुई है, ये एंट्री हुई है, ये एंट्री नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ऐसा है। तो जो हमने 4 स्टेप के अंदर क्लोजिंग लिखा था ना जी, वो क्लोजिंग बेसिकली यही एंट्री थी, एक्सपेंस का लेजर डेबिट और पेएबल क्रेडिट। इसको हम यूँ लिखेंगे कि ये कहाँ जाना होता है जी, ये बैलेंस शीट के अंदर। ओके, चले स्टेप्स पूरे हो गए, तो अगला सवाल करते हैं फिर। अब आप पहले करेंगे, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, चलो ठीक है कर लो ज़रा, आप डिफरेंट हो गया। आसान सवाल, मुश्किल सवाल मैंने करा दिया, आसान आप लोग पहले करें।
जल्दी कर लें, जल्दी, शाबाश। MCQs के लिए, IS40 के MCQs के लिए आधा घंटा बचाना है, जल्दी करें, आधा घंटे ही रह गया अब। आधे घंटे में जो एक्रूवल आपने कर लिया, बाकी सारा होमवर्क में चला जाना है, फिर ना कहना खबर ना हुई। एक मिनट में कर लोगे ना? चेक करने आ जाओ। हाइब्रिड का चक्कर लगा, हाँ। मैं जैसे निकलूँ और फिर बाहर ही हाइब्रिड के साथ ही गए, बाहर घर चला जाऊँ, आप बैठे पढ़ी जा रहे हैं, सारे सवाल कर दिया आपने ये वाले, सर नहीं आए, पता नहीं, पता लगा सर घर पहुँच। हाँ, हो तो तुम लोग गोस्ट ऑफ लेग्स ना, तो तुम लोग कैसे खुद पढ़ोगे? पढ़ाना ही पड़ेगा। ओके जी, मैं आ रहा हूँ चेक कर। अगला सवाल, ये नहीं, कितने बच्चे कर चुके? कितने? एक बच्चे? अच्छा, दो बच्चे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप खुद पहला सवाल अगर कर जाएंगे इस तरतीब पे तो अगले आसान हो जाएंगे, जल्दी करें। हाँ जी को खैर दी खबर दे दो, कितने बच्चे ने कर ले? आप कितने बच्चे कर चुके? खातर खा इजाफा नहीं हुआ। रिजल्ट किस किस का है कल? परेशान नहीं होना, मिठाई लेके आना, तैयारी कर लो बस, शुगर फ्री लाना मेरे लिए, मैं डाइटिंग पे हूँ, शुगर नहीं है मुझे, मैं डाइटिंग पे हूँ। अभी भी नहीं, साल हो गया, 2 अटेम्प्ट्स गुजर गई। एक अटेम्प्ट में तो बच्चों ने कहा चलो फिर केक रस ले आए फुल्की वाली, कहते सर और कुछ मिला नहीं। ऐसा नहीं करना, ढूंढो, आज इसी टाइम में जो है ना काम में टाइम गुजारो, सोचना नहीं है रिजल्ट। शादी वाली मिठाई तुम लोगों की सी पूरा होने पे ही खाऊंगा, घर वालों ने कहा नहीं हुआ। अच्छा जी, आप कितने बच्चे कर चुके? चलें आप ये मिलके करते हैं, आप अगले में इतनी देर नहीं लगानी, ठीक है? चलो, सबसे पहले सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फिन सुपर्स, पीक फिन सुपर्स। हाँ जी, कौन सा खर्चा आपको नजर आया इस सवाल में घूमता फिरता? रेंट का? ओके, तो लेजर बनेगा फिर रेंट। वैसे तो लेजर के ऊपर एक्सपेंस लिखना सही नहीं है, लेकिन हम फिलहाल इसी को सही समझ रहे हैं। रेंट, रेंट अकाउंट कहना चाहिए इसको, इसी में एक्सपेंस, इसी में पेड, इसी में पेएबल, इसी में प्रीपेड, ओके। बट फिलहाल लिख लो, एक्सपेंस लिखना इसलिए ज़रूरी है कि पता लग जाए। असल में ना जब आगे सवालों के अंदर चल रहे होंगे ना इसकी एडजस्टमेंट, तो सवाल खुद ही इतने हावी होंगे आपके ऊपर कि इस एडजस्टमेंट को सोचने का इतना टाइम नहीं होगा। तो आप ये एक्सपेंस ऊपर लिखा देखकर फौरन कहेंगे जरा सोचो सोचो, एक्सपेंस के केस में कैश पे होता है तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो सिर्फ ये आपको मिलेगा फौरन सोचकर। तो फौरन अगली बात सोचोगे, अगर एक्सपेंस डेबिट साइड पर आ रहा है, ये कैश डेबिट साइड पर लिखा आ रहा है, तो फिर एक्सपेंस की फिगर, फिर सवाल में पेएबल है तो ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड, जो भी है वो लिखते जाओगे। तो वो आपको बचाना ही इसी चीज ने है, फौरन सोचकर आपने देखना है कैश किस तरफ, ये आपको हमेशा बचाया करेगा। आप अभी इनकम में जाओगे तो डबल दूसरी तरफ घूम जाएगा काम, तो फिर पेपर में कैसे समझ आएगी? फौरन आपको ये चीज बचाया करेगी हमेशा। इसी से बुनियाद है, बिल्कुल इंट्रो के अंदर भी बुनियाद है, उसके ऊपर वापस जाना है, ठीक है? चलिए फिलहाल तो हम स्टेप्स पक्के कर रहे हैं जी। क्वेश्चन 2, मिस्टर उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन किराया ऑन यकम जनवरी 8, साल के पहले दिन। द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 4 महीने होते हैं। किसी ने 4 बोला था ना पहले, अच्छा वो क्वार्टर बोले थे जी बेटा। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में चूंकि 12 महीने हैं तो 4 क्वार्टर है, मतलब
क्वार्टरली किराया पे होता है, हर 3 महीनों का किराया। अब ऑप्शन 2 होंगे, 3 महीनों का किराया पे होता है तो ऑप्शन 2 होंगे। ऑप्शन 1 ये होगा कि हमारे मालिक मकान ने कहा हुआ है 3 महीनों का किराया एडवांस में दो, फिर 3 महीने इस्तेमाल करो, फिर 3 महीने एडवांस, फिर 3 महीने इस्तेमाल। और ये भी हो सकता है वो कहे 3 महीने पहले बिल्डिंग इस्तेमाल करो, बाद में। दोनों सूरतें हो सकती हैं, सवाल से पूछते हैं। वो कहता है द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी, ये हमारी लाइन अब चलेगी आज तो, ठीक है। क्वार्टरली क्वार्टरली किराया पे होना है तो यकम जनवरी को आपने ये बिल्डिंग किराए पे ली है, बोलो तो यकम जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून 2 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 क्वार्टर, और फिर अक्टूबर नवंबर। ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है। अब हर क्वार्टर का किराया उस क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का किराया 2 अप्रैल को पे होगा, फिर अप्रैल मई जून का किराया 2 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर का किराया 2 अक्टूबर को, और जो इन 3 महीनों का किराया है वो इस तीसरे महीने के आखिरी दिन पे नहीं होगा। अब हमारी बला से अगले साल पे हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे पीरियड के एंड पे ये पे नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्लोजिंग पेएबल कहेंगे। यहीं से पता लग गया। लेकिन हम फिलहाल अपने स्टेप्स पे चलेंगे। एक्वायर की है बिल्डिंग इसने ऑन रेंट कब? यकम जनवरी को। तो भाई ओपनिंग में प्रीपेड पेएबल हो ही नहीं सकता, ये बिल्डिंग ही हमने इस साल किराए पे ली है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस स्टेप 1 हम ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग में प्रीपेड कितना है? अच्छा, मैं BDCD अब लिखने, चलो एक दफ़ा और। ओपनिंग प्रीपेड कोई नहीं है, उसके बाद ओपनिंग पेएबल भी कोई ना। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश हमने कब कब पे किया है? कैश कब कब पे किया है? पहली दफ़ा कैश पे किया आपने 2 अप्रैल को, फिर आपने कैश पे किया 2 जुलाई को, फिर आपने कैश पे किया 2 अक्टूबर को। मैंने कहा था कैश पे करते हुए ये नहीं देखना किस किस महीने का है। हमारे पीरियड में ये 3 पेमेंट्स हुई हैं, इन तीनों की एंट्री कर लो। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। तीनों इकट्ठी भी कर सकते थे लेकिन मैंने अलग अलग रखी, ठीक है। पता नहीं पेमेंट कितनी है। वो कहता है द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड, क्वार्टरली रेंट इज 1000। हर क्वार्टर का रेंट ही उसने दिया हुआ है, तो 1000 1000 1000 आ गया जी, जार, ठीक है जी, जार कर लें, यार या कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, अब आ ही गए हैं तो जी बच्चों। यकम अप्रैल, यकम 1-4 लिख दूं? ओके यार, इससे क्या यकम भी हो तो सवाल ऐसे ही होना था, बाय द वे। यकम भी होता तो जी 2-4, ऐसी 2-4, ऐसे ही 2 नहीं, ये दें, और 2-10। अब स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, बोलो। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। हम क्लोजिंग निकालेंगे। क्लोजिंग निकालते हुए क्या कहा था? आखिरी पेमेंट को पकड़ लेना और उसकी रेंज चेक कर लेना। नॉर्मली आखिरी बार ना सारा देख लो एक दफ़ा। इन 3 महीनों का किराया, पहले 3 महीनों का येलो का पे हो गया, ब्लू का पे हो गया, ग्रीन का पे हो गया, और आखिरी येलो का रहता है। तो यही मैंने कहा था कि आखिरी पेमेंट को पकड़ लो। आखिरी पेमेंट 2 अक्टूबर को ही है। इसकी रेंज चेक करो। कहता भाईजान मेरी रेंज यहीं तक की थी जहाँ में पेमेंट होगी मेरी, यानी ये पिछले 3 महीनों किराया था जिसकी रेंज कहाँ पे एंड हो गई? यकम अक्टूबर तक। इसका मतलब हमारे साल के 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनका किराया पे नहीं हुआ, वो तो अगले साल के 2 तारीख को पे होना है। तो फिर क्लोजिंग डेट पर पेएबल या प्रीपेड? पेएबल या प्रीपेड? पेएबल हो तो लाइबिलिटी किस तरफ आती है? क्लोजिंग में डेबिट साइड पर। तो क्लोजिंग 31 दिसंबर पर क्लोजिंग क्या आ गया जी? पेएबल। ये बस मैं CDBD लिखने लग जाऊंगा, ठीक है। अब कितने अरसे का किराया पेएबल है? 1 क्वार्टर का पूरे का पेएबल है ना, वो क्वार्टरली किराया उसने दिया हुआ है।
अभी सीधा सीधा दे दिया, ये भी निकालना पड़ जाया करता है हमें, ठीक है। तो क्लोजिंग पेबल आ गया। अब क्लोजिंग प्रीपेड तो कोई नहीं था ना सवाल में, 31 दिसंबर पे कोई क्लोजिंग में प्रीपेड हो जी, है जी कोई? चलो अभी लिख रहे हैं, जब मैंने कहा सवाल पक्का हो जाए ना ये स्टेप्स थोड़े से, तो फिर सवाल में जो लिखा हो वो सीखते हुए सारा कुछ ही सीख लेते हैं आराम आराम से, लेकिन उसके बाद पर्चे के अंदर तो ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है जी बेटा। स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे अन्यवा, स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, कर लिया, लिख दिया। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर हमारा गेन या ये एक्सपेंस या इनकम होगी, फिलहाल एक्सपेंस के लग रहा है तो एक्सपेंस, ठीक है। कितना आ रहा है? देखो वैसे ज़बानी कलामी भी ये काम पता ही था आपको कि अगर एक क्वार्टर का 4,000 रुपये किराया है तो 4 क्वार्टर्स का 4,000 होना चाहिए। अब अगर सिर्फ पेमेंट की बेस पे आपने रिकॉर्ड की होती एक्सपेंस की तो सिर्फ 3,000 का एक्सपेंस बुक होता, जो कि सही नहीं है, क्रूअल के कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी हो जाती है, ठीक है। हमारी तो बेसिक अजम्पशन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ही होती है। तो नाम क्या है जी इसका? रेंट एक्सपेंस। कहाँ जाएगा ये? और हमने निकाला है इसको बैलेंस। तो चलो इसी जैसे एक्सट्रैक्ट्स बन गए ये, फिर एक्सट्रैक्ट्स बार बार बनाते जाते हैं। देखो आप बार बार बनाओगे ऐसे, मेरे तो पर्चा पास है ना जी। जी फरमाएं, कौन सा एक्सपेंस है? रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस कितना है जी? रेंट एक्सपेंस 4,000, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग में पेबल आ रहा है प्रीपेड, पेबल है तो लायबिलिटीज़ के अंदर, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर रेंट पेबल के नाम से ये लायबिलिटी नज़र आ जाएगी। कितनी है जी? पूरा 1,000। जी समझ आती है बात? चलें आगे, चलें अब अगला सवाल आप कर ही दें। आप अब तो आप 1 मिनट में कर ही लेंगे ये सवाल, मुझे पता है आप, यू कैन डू इट, यू आर नाइकी, जस्ट डू इट। मेरे तो लैंड नहीं लग रही तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं सवाल करा रहा है ना। फुटा पर्चे में लेके जाना ना। स्टेप्स को ज़रा फॉलो कर लें, पहला दिन है, खैर है। ये जब 105वें लेक्चर के अंदर एनपीओ के सवाल के अंदर अप्लाई कर रहे होगे तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेप्स को सोचने की भी इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है, वो इख्तियार कर लें, वरना फिर हर दफ़ा सोचना पड़ेगा। आज सोच लें, आज मौका है, बच्चे भी कम हैं, सोच लें आज। भाई 1 बजे ऐसे कर देना है आपने, नहीं फिर बस जितना हो गया एक्रूवल हो गया, फिर IAS 41 के MCQs भी करने। वैसे एक्रूवल ख़त्म हो गया आज, यू विल सी, यू विल सी। फिनिश इज एक्रूवल, ख़त्म है एक्रूवल, यू विल सी। फिनिश इज एक्रूवल, ख़त्म है एक्रूवल टुडे, आज। दिस इज फास्ट इंग्लिश, यू विल नॉट कैच इट, तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी ये। अच्छा जी, कितने बच्चे कर चुके? जल्दी करें, मायूस ही करना है, स्पीड से करें। जो आपके आसपास बैठने वाले बच्चे आज नहीं आए, वो घर पे सो रहे हैं आज, क्यों? यूट्यूब पे अपलोड हो जाना है ना। सौती हालात को बंद करें। भाई या तो सोए रहते हैं उधर हाइब्रिड में, या इधर घंटियां बजाते रहते हैं। आज यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, है ना, वो लेके नहीं आएंगे लेक्चर, लिखवा लो। और फिर ट्यूसडे वाले दिन हमने इसको फटका देना है, और फिर IAS 23 के 2 सवाल मैंने करवाने हैं जो जिसमें एक्रूवल ने यूज़ होना है, इंटरेस्ट, लोन, और फिर उसके बाद IAS 23 तो फिर शुरू ही है ट्यूसडे वेंसडे से, मतलब शुरू तो वो ट्यूसडे को हो जाएगा, क्योंकि जो ट्यूसडे को IAS 23 में करवाऊंगा वो फिर अगले 4 दिन आपको नज़र नहीं आएगा, 5 दिन, लेकिन छठे दिन जब पास पेपर पे जाएंगे IAS 23 के तो वही चल रहा होगा।
तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ट्यूसडे वाला लेक्चर। हाँ जी, बस करें आप। मिस्टर अफसार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन किराया ऑन यकम फरवरी 2008। सुने, पार्ट चेंज करना है, पार्ट बनाना है, हाँ बनाओ।